सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया लेक्चर। और मुझे पता है आप में से काफ़ी लोगों को सरप्राइज़ लग रहा होगा, है ना, कि क्लास आज कैसे हो रही है। आज तो मैंने मना किया था। वॉइस आ रही है? तो आज हम लोग स्टार्ट करना। तो वही देखो, क्लास आज होगी, है ना, हो रही है आप लोगों की क्लास। क्लास जो है अगले 3 दिन, दैट इज़ ट्यूजडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये TWT को जो है क्लास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैं जा रहा हूँ अपने गांव। ठीक है, किस लिए जा रहा हूँ? 2 कारण है इसके। एक तो मैं मिलेट्स लेने जा रहा हूँ अपने लिए, जिसमें ज्वार बाजरा रागी ये सब कुछ होगा। और दूसरा, और क्यों मिलेट्स लेने क्यों जा रहा हूँ, क्यों ज़रूरी है मेरे लिए मिलेट्स? क्योंकि ये मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे हेल्थ में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हेयर फॉल हो रहा है, जैसे कि और भी दिक्कतें हो रही हैं। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मिलेट्स की कमी है, तो वो मुझे पूरी करनी चाहिए, यानी कि मिनरल्स की कमी है। बिकॉज हमें पता है मिनरल्स होते हैं इसमें काफ़ी सारे मिलेट्स में, जिंक मैग्नीशियम ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा कारण है अखंड अखंड रामायण का आयोजन करवाना है मुझे अपने गांव में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मम्मी बोल रही हैं, और अगर मम्मी की ये मैंने बात नहीं सुनी तो मम्मी उग्र हो जाएंगी, राशन पानी बंद हो जाएगा। अब राशन पानी अगर बंद हो जाएगा तो तुम्हें पढ़ाएगा कौन? तो इसलिए वो भी काफ़ी ज़रूरी है। मैं काफ़ी टाइम से तो टाल रहा था, लेकिन अब ना टाल पाया मैं। दोस्तों, मैं हार गया। ठीक है, तो इन दोनों कारणों की वजह से जो है मुझे गांव की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा, और आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो मुझे 3 दिन के लिए रोकनी पड़ेंगी। लेकिन फ़िकर नॉट गाइस, क्यों? क्योंकि हमारा जो सिलेबस एकदम टाइम पे चल रहा है। मैंने आपको बोला था ये 1 जैन को हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे, और दिसंबर तक हम केमिस्ट्री ख़त्म कर देंगे। लेकिन 1 जैन क्या, हम 1 जैन से पहले ही हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम एकदम टाइम पे हैं। और ये जो आपको टाइम रहेगा, इसमें आपको दबा के रिवीजन कर लेना है। जिन लोगों के बैकलॉग्स हो गए उनके बैकलॉग्स कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, यही समय होता है अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करने का। ठीक। हम्म तो स्टार्ट करें फिर। सर, हेयर फॉल कैसे बंद होता है? बेटा, हेयर फॉल कैसे बंद होता है उसके लिए मैं यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ। डर्मेटोलॉजिस्ट से मिला है, जो मैंने पाया है दैट इज़ कि शायद मिनरल्स की कमी हो सकती है इस वजह से। सर, प्रसाद लेके आइएगा। बिल्कुल बेटा, न्योता है तुम्हारा, बस जगह नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, पूरा लाइव अपडेट्स दूंगा तुम्हें अखंड रामायण की, गाँव पहुँचने दो। ठीक है, वह जैसे ही बिठाता हूँ अखंड रामायण, तुरंत लाइव अपडेट्स दूंगा। अखंड रामायण कीर्तन करते हुए तुम्हें प्रूफ भी डालूंगा, सो दैट तुम्हें भरोसा हो जाए कि सर जो तुम कमेंट लिख रहे हो ये देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं। बेटा, कुछ देखने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, देखा दिखाई का समय नहीं है अभी। तो इसलिए मैं आपको लाइव अपडेट्स देता रहूँगा टेलीग्राम पे। ठीक है। क्या ये जन्मदिन को मुबारक हैप्पी बर्थडे लोग लगा रहते हो? गंजे वहाँ साहब कैसे लगेंगे? बिल्कुल वही तो, कैसे लगेंगे गंजे वहाँ साहब, है ना। तो गंजा नहीं होना, इसलिए मिलेट्स मिनरल्स जल्दी से खा लेने हैं। ठीक है, अभी तो सच नहीं आया है, लेकिन अर्ली साइंस हैं थोड़े से। अब अगर हेयर फॉल होता है तो ऑब्वियस सी बात है अर्ली साइंस है। तो अगर आपने उस पर एक्शन नहीं लिया तो फिर दिक्कत हो सकती है। अब मम्मी बोल रही अरे वो तो नॉर्मल है, होता है, सबके होता है, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ गैस, आपको ये पता है। काफ़ी बड़ा रिस्की मामला हो सकता है ये। तो आगे स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में केमिकल चेंज ही होता है। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज हम पढ़ चुके हैं। जब मैंने आपको फिजिकल याद अगर आपको आ रहा हो तो मैटर वाले चैप्टर में 2 तरह के हम लोगों ने चेंजेस पढ़े थे, एक तो फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज पढ़ाया था मैंने। फिजिकल चेंज क्या होता है? टेम्प्रेरी इन नेचर होता है, और ये आपका रिवर्सिबल होता है। ठीक है, टेम्प्रेरी होता है विच मीन्स ये रिवर्सिबल नेचर का होता है, यानी इसको रिवर्स किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आइस है, आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। क्या मैं उस वाटर को फिर से आइस बना सकता हूँ? द आंसर इज़ येस। तो क्या वो रिवर्सिबल है? येस। लेकिन वही केमिकल चेंज जो होता है परमानेंट होता है और वो इरिवर्सिबल होता है।
वो इरिवर्सिबल होता है। जैसे मैंने कोयले को जला दिया, वो राख बन गई, क्या राख से क्या मैं फिर से कोयला बना सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तो वो केमिकल चेंज है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही। इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, इसमें नया सब्सटेंस बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है। कितने तरह की केमिकल रिएक्शन होती हैं, क्या क्या केमिकल रिएक्शन में होता है, वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स के बीच में एक काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट होता है। एटम्स के बीच में रीअरेंजमेंट होता है और वो रीअरेंज होने की वजह से एक नया सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन क्या है, और देखो चेंज इन स्टेट। ठीक है, क्या चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शन में? स्टेट, अवस्था चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, गैस चेंज हो सकता है। ठीक है, गैस आ सकती है, चेंज टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, प्रेसिपिटेट बन सकता है। अब ये सब होता क्या है, ध्यान से समझिए इसको। एक सेकंड रुकिएगा। तो चेंज इन स्टेट की बात करते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्या होती है, गैस, गैस होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। होती है कि नहीं होती है? दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, पानी बना देते हैं। पानी बना देते हैं। अभी ये केमिकल रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे बैलेंस इसको। ठीक है, तो ये क्या है, गैस है। ये क्या है, गैस है। ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो स्टेट में चेंज आ गया कि नहीं आ गया? इनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत चेंज आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, सोडियम है। सोडियम जो है काफ़ी पॉइजनस टाइप होता है। क्लोरीन भी कोई अच्छी गैस नहीं होती, बहुत पंजेंट स्मेलिंग पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। जब इन दोनों को रिएक्शन करवाओ तो नमक बन जाता है। नमक को तो हम आराम से खाते हैं, डेली खाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अजीब सा है, ये भी बहुत अजीब सा है, लेकिन ये बहुत अच्छा सा कोई कंपाउंड बन रहा है। तो क्या है यहाँ पर, क्योंकि एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। कलर कैसे चेंज होता है? कलर चेंज होता है, बिल्कुल होता है। जैसे अब यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे आपने अपनी केमिस्ट्री की लैबोरेटरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे ना, आपने कुछ डाला होगा, एक वो पिंक पिंक करके कुछ रिएक्शन होता था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, उसमें पता नहीं क्या, पहले इस तरह का एक लॉन्ग सा ट्यूब होता था, एक उससे उसको सक करना होता था, मतलब लिक्विड को। ठीक है, और फिर उसको जो है धीरे धीरे पता नहीं किसी और उसमें ड्रॉप करवाते थे, तो वो क्या होता था, वो आपका जो लिक्विड होता था वो पिंक कलर में चेंज हो जाता था। आप भी घर में ऑब्जर्व करते हो कि जैसे कि अब मैं कैसे एग्जांपल दूं आपको। जैसे वाटर में आप डाई डालोगे, ठीक है, इंक डालोगे, तो उससे क्या होगा, वो वाटर का कलर चेंज हो जाएगा। अब वो उसमें क्यों हुआ, वो इरिवर्सिबल नेचर का। ऐसा नहीं कि आप फिर से उस कलर को उससे एक्सट्रैक्ट कर लोगे। सिंपल सा एग्जांपल है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस निकलती है, कैसे निकलती है अभी हम देखेंगे, गैस भी किस तरह से निकलती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो चलो अभी एग्जाम्पल सब देख लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, किस तरह से चेंज इन टेम्परेचर होगा, किस तरह से प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन अभी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि केमिकल चेंज कुछ, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कुछ और नहीं बल्कि केमिकल चेंज होता है। अभी रुकना, थोड़ा सा सर्दी लग रही है मुझे थोड़ी सी, तो मैं एक जैकेट डाल लेता हूँ। कमेंट्री करनी पड़ती है इसलिए क्योंकि आपको तो दिख नहीं रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो ये ना तुम्हें लगे कि सब कुछ खा भी तो नहीं रहे बीच में ब्रेक ले लेके, है ना। तो देखो तुम्हें कभी आवाज़ सुनाते हैं, उससे तुम्हें कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म हुआ ना अभी? चलो, तो यहाँ पर ये सारे चेंजेस होते हैं। अभी आते हैं ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। हिंदी में अगर बात करें तो इसको ऊष्मा छेपी बोलते हैं। ऊष्मा छेपी, छेपी छेपी, ठीक है, छेपी रिएक्शन, ठीक है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। और ये क्या है, ऊष्मा शोषी। ठीक है, ऊष्मा कैसे लिखेंगे, सोशी। हिंदी वाली मैडम होती ना, बहुत मारती मेरे को, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, गधे कहीं के। ऊष्मा सोशी नहीं लिख पा रहा है। ठीक है, तो ऊष्मा छेपी और ये ऊष्मा ऊष्मा सोशी होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अभी क्या रिएक्शन होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट निकलती है सिस्टम से। मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। तुम कभी ये करो, या हो सकता है तुमने किया होगा, तुमने देखा होगा, जैसे पानी लो, ठीक है, पानी में चूना डाल दो, निकलती है गरम गरम हीट, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जहाँ पर हीट निकलती है उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एंडोथर्मिक वो होती है रिएक्शन जहाँ पर हमें हीट देनी पड़ती है, तब वो रिएक्शन जाके स्टार्ट होती है। बिना हीट दिए वो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होती है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल के तौर पे
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ से हम टाइप्स देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन अभिक्रिया। इस टाइप की रिएक्शन में 2 और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये रिएक्टेंट क्या होते हैं, तो किसी रिएक्शन के जो लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ये तो एकदम सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में जो लिखते हैं रिएक्टेंट, राइट साइड में लिखते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, ये तो एकदम सिंपल टर्म्स में हो गई, ये ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं। ऑफिशियल डेफिनेशन इन द सेंस कि एक्चुअल डेफिनेशन तो ये होती है, रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो आपस में रिएक्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट वो होता है जो बनता है। रिएक्टेंट वो होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं। प्रोडक्ट वो होता है जो फाइनली जाके एट दी एंड रिएक्शन में बनता है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। अब ये क्या है, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, बन क्या रहा है, एक सिंगल यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। तो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन या फिर संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर हीट निकल रही है, तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, जरा बताएंगे कमेंट में। ये जो बेटा रिएक्शन हुई है वही रिएक्शन है जो अभी मैं आपको पीछे बता रहा था, चूने वाली। ये चूना है। ये चूने को पानी में डालोगे, आपने देखा होगा कि जब पहले के टाइम पे, तो अभी तो उतना नहीं, लेकिन पहले के टाइम पे आप देखते होंगे, है ना, जब वाइट वॉशिंग करनी होती थी वॉल्स की, तो हमारे जो मिस्त्री भाई साहब होते थे, मिस्त्री क्या आते थे, अपना आते थे, चूना उना डालते थे यहाँ पर बाल्टी में। बाल्टी मिलेगी क्या भैया, हाँ ले जी, ठीक है, इसमें थोड़ा पानी मिलेगा क्या, पानी, चूना उना डाल दिए, अपना अब आराम से कपड़े उतार रहे हैं, हैंगर में टांग रहे हैं, अपने आप बाकी मिस्त्रियों को बुला रहे हैं। तब तक वो क्या हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो कपड़े वपड़े उस टाइम पे उतार रहे हैं डाल के, क्योंकि वो उस टाइम पे जो CaO है उसको H2O में डाल के CaOH का होल ट्वाइस बना रहे हैं, स्लेक्ट लाइम, जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। चूने को बुझा दिया उन्होंने। अब क्या करेंगे, इसको मार देंगे कहाँ पे, दीवार में। और जब दीवार में मारेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो उससे रिएक्ट करके एकदम शाइनी लुक देगा, किसका, CaCO3 का। इसको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसे कि इसको हम चौक के नाम से जानते हैं, इसी को ही हम मार्बल के नाम से जानते हैं, इसी को ही हम लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। ये भी तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई, जहां पर हमने COH का होल ट्वाइस, दैट इज स्लेक्ड लाइम को का अपने आप रिएक्शन हो रहा है CO2 से, और कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, क्या कि कभी कभी ये रिएक्शन पूछ लेता है कि विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये जो आपको बना कंपाउंड, ये मिल्की मिल्की है, सिल्की सिल्की नहीं, मिल्की मिल्की है, दूधिये कलर का है, दूध टाइप कलर का बनता है। एंड दिस इज द गैस जिसने इस लाइम वाटर को, इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, तो इसने क्या किया, इट टर्न्ड लाइम वाटर मिल्की। CDS को बड़ा प्यार है इस स्टेटमेंट से कि विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बार बार पूछता है इसको। ठीक है, चलो। चंदन सर, ज्योग्राफी में ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया नहीं हुआ है, इज द चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। वो उतना चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हाईवेज वाटरवेज होते हैं वो हम कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, ये आप समझ गए। अब हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में ही, अभी आपको मैंने क्या किसके एग्जांपल दिया, एक्सोथर्मिक के। एक्सोथर्मिक के हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोयले को जलाना, बर्निंग ऑफ कोल। हमेशा ध्यान रखना, बर्निंग जो होता है वो कंबशन रिएक्शन होता है, या फिर वाइसे वर्सा। कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को जलाया रहे हैं हम, बर्न कर रहे हैं। यहाँ पर कोल का बर्निंग हो रहा है, यानी कोल का कंबशन हो रहा है। और हमेशा जो कंबशन या बर्निंग होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। इज दैट क्लियर? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या होती है, नेचुरल गैस का जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है, दैट इज CH4। सर मीथेन क्या होता है, ये हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं वापस आऊँगा, कब, ट्यूसडे है, आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, लगातार 3 दिन क्लास होगी, फ्राइडे सैटरडे संडे, और हम केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। हमारे 3 चैप्टर बस बाकी हैं, मेटल, नॉन मेटल, एसिड बेस एंड सॉल्ट, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में हम देखेंगे मेथेन, एल्केन, अल्काइन, सब क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन से, क्या बनेगा यहाँ पर,
यहाँ पर अगेन CO2 एवॉल्व होगी प्लस H2O भी निकलेगा। अब ये बैलेंस्ड नहीं है रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन क्या होती है? जहाँ पर हम नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर तो 2 ही हैं, तो मैंने जैसे यहाँ पर 2 लिखा। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 यहाँ ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो मुझे 2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा सो दैट मैं 4 ऑक्सीजन बना दूँ। तो इसको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस कैसी हो गई आपकी? इसमें भी हीट निकलेगी, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये जो आप बर्निंग ऑफ कोल देख रहे हैं, क्या मैं इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकता हूँ या नहीं? कैन आई से दिस बर्निंग ऑफ कोल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और नॉट? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को या फिर मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं, मैग्नीशियम का कंबशन करवा रहे हैं, तो क्या निकलेगा? यहाँ पर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट PPT बनेगा, ठीक है, वाइट PPT बनेगा और डैजलिंग वाइट लाइट निकलेगी और हीट निकल रही है, तो इसलिए ये भी एक्सोथर्मिक, ठीक है। इट इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज Mg रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक O2 टू फॉर्म MgO विच प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जिस तरह से आपने देखा होगा हमारे जो पेंटर जी के, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, रेगमाल अपना साथ में लेके आते हैं, रेगमाल से पहले घिसाई करते हैं कि नहीं करते हैं दीवार की, तब मारते हैं पुताई उताई पेंट वेंट, जो पहले पुट्टी और ये सब पेंट वगैरह। क्यों? वो इवन बनाते हैं सरफेस को। उसी तरह जब आप Mg को बर्न करें तो उसमें रेगमाल मार दें, अंग्रेजी में बोले तो सैंड पेपर। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, अगर खुले में रखा हुआ है तो ऑक्सीजन की परत, उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी, इसलिए उसको क्या करना होता है? रेगमाल मार के साफ कर लेना होता है। अंग्रेजी में अगर बढ़िया से थोड़ा सा शब्द प्रयोग करें तो सैंड पेपर। अब इसका ये रिएक्शन तुमने देख रखी, तुमको लग रहा होगा कैसे रिएक्ट करते, तुमने देख रखी है बेटा। तुमने कभी फुलझड़ियाँ देखी? फुलझड़ी, उसमें जो वाइट लाइट निकलती है वो एक्चुअल में यही मैग्नीशियम ऑक्साइड ही होता है। जी हाँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो फुलझड़ी होती है उसमें मैग्नीशियम होता है और भी वो कंपाउंड्स होते हैं। जैसे जो ग्रीन लाइट निकलती है, जैसे अगर कलर्ड फुलझड़ी है तो जो ग्रीन लाइट निकलती है वो बेरियम की वजह से निकलती है, लेकिन वाइट लाइट जो निकलती है वो आपकी मैग्नीशियम की वजह से। ये पूरा मैग्नीशियम नहीं होता है फुलझड़ी, लेकिन हम काफ़ी इसमें मैग्नीशियम होता है। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो डैजलिंग वाइट लाइट देखते हैं वो यही ही होती है। तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं? जी हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। कितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, प्रोडक्ट कितना बन रहा है उससे मतलब है। और कभी हीट और लाइट को प्रोडक्ट नहीं मानते हैं, तो इसको भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि कभी हम हीट और लाइट को प्रोडक्ट नहीं मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो एक चीज़ आपने सीखी एंड दैट इज कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर, यानी इससे हमेशा हीट निकलेगी। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आई पूरी तरह से? अगर समझ में आई, और यहाँ पर अगर जल्दी से कंफर्म करेंगे कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर जो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, अगर आपको याद हो बायोलॉजी में, ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है जिससे हमारी सेल्स जो हैं एनर्जी बनाती हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन का यूज़ करके। याद आया आपको कि किस तरह से 6 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा था किस में? ये कन्वर्ट हो रहा था पाइरूवेट में। याद आया कुछ? कहाँ पर कन्वर्ट हो रहा था? ये रिएक्शन कहाँ पर हो रही थी? और 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। देन फर्दर रिएक्शन कहाँ पर हो रही थी? यस, रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा आस्था। अब अगर नहीं भी ऑन होगा तो भी काफ़ी लेक्चर तो हो ही चुका है। क्लियर है? ठीक है सर, हमें कैसे पता चलेगा? क्या तुम्हें कैसे पता चलेगा? एक बार समराइज़ कर दो बेटा। अभी तो स्टार्ट किए, एक ही रिएक्शन पढ़े, उसमें भी समराइज़ कर दें। चलो कर देते हैं अब, क्योंकि किसने बोला है? क्योंकि किसी ने तो बोला था यार। हाँ, अजीत ने बोला। क्योंकि मेरे अजीत ने बोला इसलिए समराइज़ कर रहा हूँ, कोई और बोलता तो मैं ना करता। ठीक है, देखो अजीत, हमने पढ़ा कि स्टार्ट किया हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन कुछ और नहीं, केमिकल चेंज को ही बोलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में हमने पहली टाइप ऑफ रिएक्शन, या फिर मैंने आपको बताया कि 2 तरह की रिएक्शन होती हैं हीट के बेसिस पे। जो हीट निकालता है उसको एक्सोथर्मिक, जो हीट लेता है उसको एंडोथर्मिक।
फिर हमने पहली तरह की रिएक्शन पढ़ाना स्टार्ट किया, कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया। उसमें हमने देखा कि मल्टीपल रिएक्टेंट मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ये ऐसी तरह की रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। ठीक, तो ये रिएक्शन होती है साइटोप्लाज्म में, और ये जो रिएक्शन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जहाँ पर क्या बनता है, जहाँ पर ये बनता है आपका, ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन अ नटशेल लिख दिया है समराइज करते हुए, लेकिन एक्चुअल रिएक्शन हमें पता है, हम देख चुके हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एनर्जी यानी काइंड ऑफ हीट निकल रही है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन में आते हैं जो कि कॉम्बिनेशन का एकदम उल्टा है, एंड दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि इसको हम बोलते हैं विघटन अभिक्रिया हिंदी में। कॉम्बिनेशन में क्या था? कॉम्बिनेशन में था कि मल्टीपल रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। डिकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाएगा। यहां पर हमें रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट से मतलब है। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट से मतलब है, और प्रोडक्ट चाहे कितने भी हो, लेकिन जो रिएक्टेंट है वो वैसा ही होना चाहिए जैसे कि तुम हो अभी। कैसे? सिंगल। ठीक है, रोएगा नहीं भाई, ठीक है, कोई रोएगा नहीं भी, ठीक है, क्योंकि आपकी तरह मैं भी मायूस हूं लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है तो इसलिए कोई रोएगा नहीं, है ना। तो FeSO4 जो है ये क्या है? सिंगल है। भी जब इसको हम हीट देंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, और गाना गाएगा टूट के सनम। ठीक है, ऐसे ही जो है SO2 और SO3 निकालूंगा, तो Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पर निकला। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी रेलवे का भी एग्जाम जो हुआ था LP का, जो आंसर किया है, मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिखाए थे। अगर काफ़ी लोगों ने अटैम्प्ट किया और नहीं अटैम्प्ट किया तो जाके उसको अटैम्प्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट रहा है। क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, उसको रोक दो अभी। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने बनाया था, पहले CaO को, चूने को पानी में डाल दिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, दीवार में रगड़ दिया था, CO2 था एटमॉस्फेयर में, रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था। अब उसी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम और CO2 में बदल जाएगा। ठीक है, ये कौन सी गैस है? ये रट लेना, ये CDS को बड़ा प्यार है इससे। CO2 इज द गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। हमेशा कभी भी पूछे विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो CO2। लेड नाइट्रेट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, मतलब इससे इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो कोई हो ही नहीं सकती है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछता है रिपीटेटिवली आपके SSC एग्जाम में, कि लेड नाइट्रेट का जब डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो लेड ऑक्साइड, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलता है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन क्योंकि यहाँ पर इस गैस के, जब आप इसको जलाते हो ना बीकर में रख के, तो इसकी भूरी भूरी झाग मिलती है, जिसको हम बोलते हैं ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं इसके, और ये आपकी कलरलेस होती है। ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी किसने करी थी बताओ जरा? उनका नाम J से स्टार्ट होता है। अब ये रिएक्शन क्या बैलेंस्ड है? जल्दी से आप बताएंगे कमेंट में लिख के। अगर हाँ तो ठीक है, नहीं है तो बताइए फिर क्या आपके हिसाब से होना चाहिए, क्या मैं कहाँ पर लिखूँ? अब डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होता है वो मल्टीपल तरह का होता है, यानी कोई चीज़ टूटती है, जैसे तुम टूट गए, हो सकता है तो तुमको तुम्हारे मम्मी पापा ने गरिया दिया हो इसलिए तुम टूट गए, हो सकता है उसने तुम्हें कुछ ऐसा बोल दिया हो, या फिर उसने बोला कि नो मोर नाउ, ठीक है, मतलब अब आगे से और कुछ नहीं, तो तुम टूट गए, या फिर तुम्हारे दोस्त ने कुछ ऐसा बोल दिया कि हर्ट हो गए तो तुम टूट गए, या फिर मैंने तुम्हें कुछ, तो यानी आपके टूटने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बस आप टूट तो रहे हैं ना। तो अगर आप हीट की वजह से टूटे हैं, गर्मी आ गई है बहुत ज़्यादा, तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक, बाकी तरह के डिकम्पोजिशन अभी हम आगे देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उनके आंसर कर देता हूं। तो पहली बात तो क्या रिएक्शन ये बैलेंस्ड है? तो ये रिएक्शन बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है अगर आप देखें तो, क्योंकि यहाँ पर NO2 है, और 2 इस तरह से नहीं लिखते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है, वैसे तो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, तो NO ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा नहीं लिखते, नीचे लिखते हैं 3 और नीचे 2 लिखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन तो 2 हो गया ना, नाइट्रोजन के तो 2 एटम रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड में तो नाइट्रोजन का एक ही रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है ना। ऑक्सीजन 6 है, यहाँ तो ऑक्सीजन 2 है, तो मैं पहले तो ऑक्सीजन को 6 बना देता हूँ, बन गया ऑक्सीजन। यहाँ पर 2, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, ऐसा किया करो अब देखो हो तो जाएगी, आप यहाँ पर कर दोगे 3, लेकिन आप फिर देखो जब तुम पहले यहाँ पर अगर 3 लिख दोगे, ठीक है, अगर मान लो यहाँ 3 लिख दिया तुमने कि यार यहाँ 6 है यहाँ पर,
तो तुम एक चीज़ को देखो, अब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन नहीं हो गए, 4 और 6 10 हो गए, अब फिर से वहाँ चेंज करो। तो सबसे पहले काम ये कर लिया करो कि मेटल नॉन मेटल को पहले बैलेंस कर लिया करो। वैसे तो तुम बोर्ड का पेपर नहीं देने जा रहे हो कि तुमको बैलेंस करवाएगा, नहीं कर पाओगे तो नंबर आधा एक नंबर काट लेगा। वहाँ पर ऑप्शंस होंगे कि पूछेगा इनमें से कौन सी है बैलेंस्ड कौन सी नहीं है, तो वो आराम से हो जाएगा, गिनना होता है बस सीधे, ठीक है। बट फिर भी ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर जब गिनना भी है तो मेटल नॉन मेटल गिनो। तो लेड मेटल है तो एक ही है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है ना, मेटल नॉन मेटल, इसीलिए पीरियोडिक टेबल तुम्हें पढ़ा दिए ताकि ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब कहाँ है पीरियोडिक टेबल में तुम्हें पता हो। तो नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब 2 दूनी 4 हो गया, और 4 2 6 हो गया, ठीक है। 4 2 6, 4 और 2 6, यहाँ पर कितने हैं 6 है यहाँ पर भी, ओके 7 हैं सर, 7 हैं 7 हैं। तो हमें ये करना होगा कि पहले यहाँ पर 2 अगर हम लगा लें, ठीक है, 2 पीबी हो गए, तो यहाँ पर मेटल को भी बैलेंस करना होगा, नहीं लेड को बैलेंस करना होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं 2 को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। वैसे तो देखो अगर याद है तो तुरंत लिख दो, वो तो मैं बैलेंस करने के पर्सपेक्टिव समझा रही हूँ, नहीं तो वैसे तो मुझे याद है कि भाई 2 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, 4 यहाँ लिखो, ठीक है। लेकिन बस मैं बैलेंस करने के पर्पज़ से वो आपको इतना लंबा समझा रहा हूँ, ठीक है। तो नाइट्रोजन अभी कितने हो गए, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, 2 दूनी 4 नाइट्रोजन हो गए, तो 4 यहाँ लिख देंगे। अब देखो 2 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8, 8 2 10 और 2 12, देख लो 2 3 6 दूनी 12। अब ये रिएक्शन जो है, इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है पूरी तरह से। क्यों हमें ये बैलेंस करना होता है, क्योंकि याद करो किसी महान पुरुष ने कहा था आज से पिछले वाले चैप्टर में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास जो होता है वो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में वो बैलेंस्ड होता है, वो बराबर होता है। और ये किस महान पुरुष ने कहा था ये बताइए। बाकी ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी थी जोसेफ प्रीस्टली ने। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिकम्पोजिशन में दूसरे तरह का डिकम्पोजिशन देख रहे हैं, जहां पर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जहां पर हम 2 टर्मिनल्स बनाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये समझ में आ गया ना, ये ध्यान रखना ब्राउन फ्यूम्स किसके निकल रहे हैं, NO2 के, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एंटनी वॉन लेवोइजियर, अखंड सिंगल है सर बेटा, तुम्हें मौज लेने के लिए हमने नहीं बोला था वो, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करवाते हैं, तो यहाँ पर ये वाटर है, इसका हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या हो रहा है, इसका डिकम्पोजिशन ही तो हो रहा है, ये एक सिंगल रिएक्टेंट है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, तो हो डिकम्पोजिशन रहा है। लेकिन किसकी वजह से, तुमने इलेक्ट्रिसिटी झेल दी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल दी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो आयंस हैं ये टूट जाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, और दोनों टर्मिनल से निकलने लगेंगे। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, इसको आप परफॉर्म भी कर सकते हैं। अगर आपको परफॉर्म करना है, लेना कौनो बर्तन या कांच का आजकल लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, दिखाई देगा ढंग से। उसमें डालना पानी, ठीक है। पानी बिल्कुल RO वाला ना होना चाहिए, ठीक है, एकदम भी प्योर ना होना चाहिए। नॉर्मल पानी ले लेना, चलो RO वाला भी है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल भी लेना। तो एक काम करना, उसमें थोड़ा नमक डाल देना। नमक से क्या हो जाता है पानी में डालने से, कि वो और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। जब तुम पानी में नमक डालोगे उसके बाद उसमें सेल डाल देना, बैटरी वाले सेल, देखना वहाँ से गैस ऐसे 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 बबल से निकलेंगे। तो वो एक्चुअल में यही इलेक्ट्रोलिसिस ही हो रहा है वाटर का, ठीक। अब आते हैं फोटोलिसिस, यानी अगर लाइट की वजह से टूट रहा है कोई तो उसको हम फोटोलिसिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तभी आपने देखा होगा कभी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में कि कुछ जो चीज़ें थी, पाउडर रखे रहते थे, वो ब्लैक बॉटल में रखे रहते थे। केमिस्ट्री लेबोरेटरी और ब्लैक बॉटल से मुझे अपने स्कूल का एक लेबोरेटरी का इंसिडेंट याद आता है। कहें तो आप मैं शेयर करूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। मज़ा आ जाएगा आपको सुन के एकदम, ठीक है। मुझे पता है तुम हाँ ही बोलोगे, इसलिए मैं बता ही देता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि एक बार जो है हमारे एक लैब अटेंडेंट, सबके में होते होंगे लैब अटेंडेंट, एक टीचर। तो टीचर को कुछ मतलब नहीं होता, वो अपना मोबाइल चलाता रहता था, वो अपना, ठीक है, क्योंकि उसको तनख्वाह उतनी मिलनी थी। तो स्कूल के टीचर उतने इंटरेस्टेड होते नहीं थे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज तुम देखो ऑनलाइन जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डिलीवर करें, अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाएं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर है ना ये लगाया, ये ठीक है, तो मैं क्यों कोशिश करता हूँ कि भाई आपको अच्छे समझ में आए। अगर तुम हमसे नहीं पढ़ोगे तो किसी और के पास जाओगे फिर सिंपल सा फंडा है कि नहीं। लेकिन जब हमारे स्कूल टीचर होते तो उनको क्या, स्कूल कोचिंग के समय कहाँ जाएगा, फीस तो दे ही दी है, फीस हमें उतनी मिलनी है, ऐसी तैसी कराएं अपनी, समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो ठीक।
वो बात अलग है कि हमारे कुछ टीचर एक्सेप्शन कैटेगरी में आ जाते थे, जैसे मैं मेरे एक मैथ के टीचर थे, ठीक है। तो मैथ के टीचर मेरे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि मेरे थोड़ा सा मैथ्स वीक था, तो मैंने सर से गुजारिश करी थी, मैं जबकि क्लास 8 में था, ठीक है। तो मतलब हाँ क्लास 8 में था शायद, हाँ। तो मेरे लिए सुबह जल्दी जल्दी आते, तो वो भी सर्दियों में, ठीक है। तो वो मतलब ठीक है, तो ऐसे टीचर काफ़ी कम ही होते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो वो अपना बैठ जाते थे, जो लैब अटेंडेंट जी थे। तो हुआ कुछ यूँ कि अब एग्जैक्टली तो मुझे घटना याद नहीं है, लेकिन एक बंदा जो है इसे ब्लैक बॉटल के चक्कर में कुछ लड़ाई हो गई, ठीक है, एक बंदा। और लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई कि लैब अटेंडेंट जिनका नाम था राम बाबू जी, ठीक है, और एक बंदा लड़का था, ठीक है, हमारी क्लास का ही, उस उनके बीच में इतनी भयंकर हाथापाई हुई कि मज़ा आ गया देख के, मतलब वो दिन था। और इंसिडेंट आज तक मैं नहीं भूला हूँ। ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं, ये आपकी जो दिन होता था स्कूल का, उसको एकदम मज़ेदार बना देते थे, है ना। तो शायद आपके साथ भी ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे। तो एक्चुअल में वो जो ब्लैक बॉटल में रखा हुआ था वो सिल्वर क्लोराइड ही था। अब क्यों ब्लैक बॉटल में उसको रखते हैं? क्योंकि अगर सनलाइट उससे पास हो गई तो क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, टूट जाएगा ये। जैसे आपने देखा होगा कई सारी दवाइयों में भी लिखा रहता है, क्रीम लाते हैं ना, लिक्विड होते हैं, तो उसमें लिखा रहता है स्टोर इट इन अ कूल ड्राई एंड डार्क प्लेस। डार्क का रीज़न तो ये होता है, कूल का रीज़न ये होता है कि ठंडी जो जगह होती है, फिर ठंडी जगहों में ठंडा जब एनवायरनमेंट होता है तो रिएक्शन जल्दी होती नहीं। किसकी रिएक्शन? कोई भी चीज़, जैसे मान लो ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है, ऑक्सीजन मिल गया, अब गर्म जगह में रखो तो हो सकता है तुरंत ऑक्सीजन उसके साथ मिलके कोई नया रिएक्शन करके कोई नया प्रोडक्ट बना जाए। तो इसलिए उसका बोला जाता है कि भाई आप डार्क में रखो इसको, आप कूल जगह में रखो, ठंडी जगह में रखो। तो अब इसको, इस रिएक्शन को हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। अब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, राम बाबू को मारा क्या? नहीं नहीं, दोनों लोगों ने काफ़ी एक दूसरे को मारा। पता नहीं, राम बाबू की सभी लोग मौज लिया करते थे हमारे उसमें, ठीक है, राम बाबू जी की। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों दया टाइप आती थी उन पर, ठीक है। तो मैंने तो कभी उनके साथ लड़ा नहीं, ठीक है, मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था। मैं अलग से अपना कोना पकड़ता था, एक दो दोस्तों को ले जाता था और वहीं पे अपने रिएक्शन करता था। ठीक है, हमारा एकदम सेट था कि इसी कोने में जाना है और कोने में जाके भाड़ में जाए दुनिया, हम अपना जो है कुछ ना कुछ करते रहते, कुछ मन नहीं तो पेन फाइट चल रहा है वहीं पे। ठीक है, रिएक्शन का कुछ आज तक पता नहीं, बस वो एक ही रिएक्शन करी जो मैं बता रहा था, गुलाबी गुलाबी कुछ ऐसे, क्योंकि उसमें शक करने वाली चीज़ें थी ना, तो ऐसे तो हमने देखा शक करके कि भाई कैसा लगता है, तो फिर वो ट्यूब लेते थे, उससे पता नहीं कोई लिक्विड। इसका भी एक इंसिडेंट है, जो मेरा फ्रेंड था उसने कुछ ज़्यादा ही शक कर लिया, तो भाई उसके वो पी वो पी गया भाई, वो लिक्विड जो है वो पी गया, फिर उसने वही अलग ही कांड होते थे लाइब्रेटरी में। तो वो मतलब शक इतना जोर का उसने किया कि वो पी गया उस कंपाउंड को। खैर, तो उसकी रिएक्शन क्या हुई? उसकी रिएक्शन जो है, आप सोचो कि उसकी रिएक्शन किसके साथ हुई होगी। तो उसकी रिएक्शन गैस्ट्रिक जूसेस के साथ हुई होगी जाके, जो HCl वगैरह है। अब क्या प्रोडक्ट बना होगा भगवान जाने। तो अब इसको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कैसे यूज़ करते हैं? तो एक्चुअल होता क्या कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये कलरलेस होता है, सॉरी कलरलेस टाइप नहीं, तो वाइट कलर का होता है, ठीक है, वाइट कलर, नॉट कलरलेस, वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो जब डाल दिए, जैसे फॉर एग्जांपल, अब मान लो कि कोई चीज़ है, ठीक है, उसमें मान लो, मैं उदाहरण देता हूँ आपको, ठीक है, कि ऐसा कोई मैंने ऐसा, मैं थोड़ा ड्राइंग तो मेरी तुम्हें पता ही कैसी है, तो मैंने ऐसा कार्डबोर्ड टाइप लिया या फिर पेपर टाइप लिया और उसमें लिखा हुआ है, मान लो राम लिखा हुआ है, ठीक है, राधा लिखा हुआ है, मान लेते हैं राधा राधा राधा, है ना, भगवत प्राप्ति नाम जप। तो राधा मान लो इसमें लिखा हुआ है, लिखा नहीं हुआ है, ये कटा हुआ है, मतलब ऐसे समझ रहे हो ना, मैंने काट दिया इसको, ये इस तरह से लिखा हुआ है कि मैंने ये पेपर का हिस्सा काट दिया। आप समझ पा रहे हो ना मेरी भावनाओं को, कि राधा जो लिखा है लिखा नहीं है ये ऐसे मैंने काट काट के, मैंने मतलब कि यहाँ पर गैप है, ठीक है। जब मैंने इसको यहाँ पर रखा, इसको एग्जैक्टली उसी साइज़ का, फिर मैंने क्या किया, इस पर लाइट डाली, सनलाइट डाली या फिर कोई भी लाइट डाली, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जहाँ जहाँ ये वाला पार्ट था, जहाँ राधा, ठीक है, तो बाकी पार्ट में तो सनलाइट जाएगी नहीं, क्योंकि पूरा कार्डबोर्ड रखा हुआ है ये। यहाँ पर क्योंकि मैंने ऐसे स्पेस क्रिएट करके राधा लिखा है, तो होगा क्या कि यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट सिल्वर क्लोराइड का इंटरेक्शन हो रहा था सनलाइट के साथ, तो होगा क्या कि Cl2 उड़ जाएगा गैस के रूप में, और सिल्वर सिल्वर बचेगा, ये ग्रे कलर का होगा, ये ग्रे कलर का। तो जब मैं इसको उठाऊं कार्डबोर्ड को, तो यहाँ पर ग्रे कलर का राधा लिख जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को? नहीं समझ पा रहे तो रट्टा मारो, जिंदाबाद सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड के डिकम्पोजिशन को ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, ठीक।
अब आते हैं तीसरे तरह की अभिक्रिया रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर विस्थापन क्रिया। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक मेटल जो पहले सिंगल होता है वो मिंगल हो जाता है और जो मिंगल होता है वो सिंगल हो जाता है। अब मुझे पता है तुम्हारी भावनाएं आहत हो रही होंगी, लेकिन क्या करें अब, ठीक है कोई नहीं, कुछ ही दिन की बात है। अगेन आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। ठीक है, सिंगल है ये, और ये बाद में ये सिंगल हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बेटा कब कब ऐसा होता है, क्योंकि ये जो सल्फेट है, ये जो क्लोराइड है, इसको कुछ मतलब नहीं है कि कौन उसके साथ अटैच्ड है। उसको मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि जो उसके साथ अटैच्ड है क्या वो स्मार्ट है, क्या उसके पास पैसा है कि नहीं है। तो इसने देखा कि यार इसके पास पैसा ज़्यादा है, ये अप्रोच किया यहाँ पे। SO4 ने कहा निकल लो बेटा, जिंक को ले लिया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है लेड आया, लेड वॉज ज़्यादा स्मार्ट, वो ज़्यादा पैसे वाला था। क्लोरीन को कोई मतलब नहीं उसके साथ कौन अटैच्ड है। समझ पा रहे हो बेटा मैं क्या तुम्हें सीख देना चाह रहा हूँ? समझदार को इशारा काफ़ी, बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो? अब कैसे पता चलेगा हमें किसी रिएक्शन में, क्योंकि अगर मैं उल्टा रिएक्शन करवा दूं, जैसे कि मान लो मैं रिएक्शन करवा दूं, ये है MgSO4, ठीक है, और यहाँ पर मैं रिएक्शन करवा दूं जिंक के साथ, क्या ये बन पाएगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये उतना स्मार्ट नहीं है, ये उसके पास उतना पैसा नहीं है। तो SO4 बोलेगा, अब SO4 क्या बोलेगा? नो, आई एम लॉयल टू मैग्नीशियम। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है बेटा। लॉयल्टी अभी कब तक है? लॉयल्टी तब तक है जब तक कि ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तब तक। और हमें ये पता कैसे चलेगा? हमें इस रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलेगी। जो ऊपर होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो नीचे होता है वो कम रिएक्टिव होता है। ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव, नीचे वाला कम रिएक्टिव, यानी कि रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ये। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाला ज़्यादा रिएक्टिव है। इसलिए जब ये रिएक्शन होगी तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। अब देखो जिंक और कॉपर में कौन ऊपर है? जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। लेड ऊपर है, कॉपर नीचे, इसलिए डिस्प्लेस कर रहा था, क्योंकि जिंक लेड ऊपर है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन यहाँ पर देखो Mg और Zn में, Mg ऊपर है, Zn नीचे है। Mg ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा पैसे वाला है, तो Zn उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा जिंक। सर हम याद कैसे रखेंगे इसको? अभी याद करवाते हैं। पोटेशियम का सिंबल के, सोडियम का सिंबल नाट्रियम, ये कैलियम, ये नाट्रियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, लेड Pb, हाइड्रोजन H2, कॉपर Cu, मरकरी Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड Au। ये सिंबल तो यार रटने पड़ेंगे आपको, नहीं पता है तो इसको आपको याद करना होगा, ठीक है। आई होप कि मैक्सिमम लोगों को याद होगा। अब कैसे इसको याद करना है रिएक्टिविटी सीरीज को? कैटरीना ने कार मांगी, किससे मांगी वो इंपॉर्टेंट नहीं, कौन सी मांगी ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्या मिली? क्या कॉपर मिली, मरकरी, सिल्वर ऑडी। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्या? कॉपर मिली, मरकरी, सिल्वर ऑडी, AU मतलब गोल्ड। अगर अभी भी किसी को समझने में दिक्कत है तो एक और उदाहरण लो बेटा, अपनी रियल लाइफ एग्जांपल। ये है रिएक्टेंट A, ठीक है, ये क्या है? अभी B के साथ अटैच्ड है। फिर क्या हुआ? फिर ये C आया, ये C आया, क्या हुआ? C ज़्यादा रिएक्टिव था, तो ये जो B है ये C के साथ चला गया, तो क्या बना? ये बन गया BC प्लस A जो है सिंगल हो गया। समझ रहे हैं आप? तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर यहां तक सभी को? ये कौन है सर? बेटा अगर ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मत समझो तुम, ठीक है। जिन लोगों को समझना था वो समझ गए होंगे मैं क्या, कौन है ये और क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक। हाँ, तो जिन लोगों को ना बताओ चलो मैं बता भी देता हूँ। दिनेश कार्तिक जी की पहली ये वाइफ थी, ये थी, ठीक है। फिर एक दिन मुरली विजय इनसे मिले, तो ये फिर इनकी मुरली विजय की वाइफ बन गई। दिनेश कार्तिक जी फिर सिंगल, अब सिंगल तो नहीं, खैर वो दीपिका पल्लिकल जो हमारी स्क्वैश की प्लेयर हैं उनके साथ मतलब अब मिंगल्ड है, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे डबल अभी देखो ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सर RCB पसंद नहीं किया, ठीक है। चलो तो
टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं अभी। मतलब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ही देख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का एक और एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे कि हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं, ये आपका कॉपर सल्फेट का जो मैंने सोल्यूशन लिया और उसमें आयरन की नेल डिप करी। जब मैंने आयरन की नेल डिप करी तो हुआ क्या, जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो चेंज हो गया। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था वो ब्लू था और अभी क्या हो गया, अभी हो गया लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन क्यों? क्योंकि जो आयरन था वो ज़्यादा स्मार्ट था कॉपर से। कॉपर से बोला बेटा, नहीं कॉपर ने कुछ नहीं बोला, SO4 ने बोला कॉपर से, बेटा समय आ गया है कि तुम अब यहाँ से निकल लो। समवन मोर स्मार्ट एंड मोर रिच दैन यू हैव केम। ठीक है, तो इस वजह से लॉयल्टी वहीं तक थी जहाँ तक, कहाँ तक लॉयल्टी बेटा वहीं तक थी जहाँ तक कोई तुमसे ज़्यादा, मतलब तुमसे कम रिएक्टिव नहीं आ रहा था। जैसे कॉपर से नीचे वाला कोई आएगा, ठीक है, तब तक तो कॉपर का सल्फेट लॉयल रहेगा, लेकिन जैसे उससे ज़्यादा रिएक्टिव आएगा तो गया वो। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है फ्रॉम ये आपका ब्लू कलर से लाइट ग्रीन में या फिर वेरी लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? अब ये भूल जाओ कि क्या लिखा हुआ, ये अभी तुम्हें नहीं पढ़ना है। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब समझ रहा हो, वो अक्षय कुमार वाला मीम वाला, दोनों चेंज हो जाएंगे। एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट, भूल जाओ अभी। डबल डिस्प्लेसमेंट हम तुम्हें सिखाते हैं ऐसे, देखो सिंपल। अब ऐसे चलो AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC। मतलब तुमने देखा A के साथ पहले B था, C के साथ पहले D था, लेकिन अब क्या किया, दोनों ने बोला यार मजा नहीं आ रहा है, एक्सचेंज कर लिया जाए क्या। तो AD और B और C, क्या समझे, समझ में आ गया ना। AD और BC एक्सचेंज हो गया यहाँ पर। अब ये एक्सचेंज ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं होता है कि तुमने डाला और एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे कौन रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, यहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये रिएक्शन हमें एक्वस फॉर्म में लेना होता है। एक्वस फॉर्म में जैसे एक्वस फॉर्म का मतलब होता है, यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ जो मैंने लिखा था, AB है ना प्लस CD इज गिव्स अस AD प्लस BC, है ना। देखो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं रिएक्शन यही वाले ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इनको एक्वस फॉर्म पे लिया होगा। एक्वस फॉर्म का मतलब है सोडियम सल्फेट को पानी में डालो, तो पानी में डालोगे तो क्या आएगा, Na पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव। यानी भाई पानी में डालने से क्या होता है, आयंस बन जाते हैं ना उसके, तो Na पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। इसको पानी में डालोगे तो Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यही तो होगा, आयंस बन जाएंगे। जब इन दोनों पानियों को तुमने पानी में सोडियम सल्फेट डाला, एक अलग से बीकर लिया उसमें बेरियम क्लोराइड डाला, दोनों आयन से बट के दोनों पानी को मिक्स कर दो। जब दोनों पानी को मिक्स करोगे तो आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Na को अच्छा लगता है Cl, Ba को यानी बेरियम को अच्छा लगता है SO4 यानी सल्फेट। तो दोनों बोलेंगे यार जब तुमको वो अच्छा लगता है चलो भाई एक्सचेंज कर लेते हैं दोनों लोग आपस में। तो क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। तो पूछता है डायरेक्टली क्वेश्चन, अभी हुआ RRB का एग्जाम, 3-4 क्वेश्चन डायरेक्टली यही इसी पे बेस्ड है, एक्सचेंज ऑफ आयंस किस रिएक्शन में होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। और यहाँ पर बनता है PPT। PPT मतलब पावर पॉइंट नहीं, PPT मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट बनता है यहाँ पर किस कलर का, वाइट। सर प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब कोई रिएक्शन के दौरान जब प्रोडक्ट बनता है और नीचे कुछ थिरा जाता है, नीचे कुछ सेटल डाउन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अगेन तुम्हें फिर से एग्जांपल देते हैं। जैसे कि दूध होता है, तो दूध तुमने फाड़ा होगा, ठीक है, कभी फाड़ा है दूध। अच्छा, एक मुझे बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है, ज़्यादा हाँ मतलब कुछ इस तरह से था कि स्कूल में जो है, अब मैडम जी पूछती हैं एक बार कि बेटा, मतलब ऐसे ही जो नहीं छोटे बच्चों को, मतलब इतने भी छोटे नहीं थे लेकिन हाँ ऐसे मैडम कूल बन नहीं थी कि बेटा बताओ ऐसी क्या चीज़ होती है कि जिसके फटने पे आवाज़ नहीं आती है। तो भाई मैंने मतलब बोला कि भाई आंसर तो आ रहा है लेकिन बताएंगे ऐसे मैम सबके सामने ऐसे, ठीक है। तो मैडम पूछी कि पता है किसी को, सब बोले नहीं पता है। मैडम बोली बेटा दूध जब फटता है तो आवाज़ नहीं आती है। अब मैं कैसे बताऊँ मैडम को कि एक और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनके फटने पे आवाज़ नहीं आती।
ठीक है, जैसे मतलब मेरे कहने का मतलब जैसे दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स आ गए, तो थॉट से क्या होता है, हमारा दिमाग फटने लगता है, तो आवाज़ थोड़ी ना आती है उसकी, है कि नहीं। तो वो चीज़ है। तो प्रेसिपिटेट यहाँ पर बन गया, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट बन गया। अब दूध, हाँ, तो दूध को क्या कर रहे थे, फाड़ रहे थे हम। कैसे, इसमें एसिड डाल देंगे। जब इसमें एसिड डालेंगे तो क्या मतलब, पनीर जब बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं ना, पनीर बनाते हैं तो एसिड डाल देते हैं। वो जो पनीर बना वो प्रेसिपिटेट है। कुछ आप देखते होंगे कि वो कुछ ना कुछ सेटल डाउन हो जाता है नीचे जाके, ठीक है, कुछ ना कुछ नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है। वो जो सेटल डाउन हुआ वो एक्चुअल में आपका पीपीटी ही होता है। अब सेम गोज विद इन दिस रिएक्शन ऑल्सो, एंड दैट इज कि लेड नाइट्रेट, इसका डिकम्पोजिशन नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन करवाने पे तो ब्राउन फ्यूम्स मिल रहे थे, इसको हम आयंस में पहले तो तोड़ रहे हैं पानी में डाल के, देन पोटेशियम आयोडाइड का भी सेम काम कर रहे हैं, देन पानी को मिला रहे हैं आपस में, तो लेड आयोडाइड का येलो पीपीटी मिलता है। ऐसे यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का भी वाइट पीपीटी मिलेगा, लेकिन सबके पीपीटी के कलर नहीं याद करने, बस इन दोनों को याद कर लो, बेरियम सल्फेट का और लेड आयोडाइड का। पूछ लेगा कि वाइट पीपीटी क्यों बनता है, येलो पीपीटी क्यों बनता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट की वजह से, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जहां पर किसी रिएक्शन में या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, या फिर दोनों हो जाता है, या फिर दोनों हो जाता है। जैसे यहां पर आप देखिए आयरन है, ये ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पे बन रहा है। रिडक्शन सर इसी का उल्टा होता है, मैं लिख तो नहीं रहा हूँ, जैसे यहाँ पर रिडक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो कि रिडक्शन में क्या होता है। रिडक्शन में होता है कि आपका, जैसे यार मैं क्या लिख दूँ अब, लेड ऑक्साइड है, ठीक है, PbO है, ये कार्बन है, ठीक है, क्या बना दोगे, लेड बना दिया मैंने, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या हुआ यहाँ पर, इसके पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन चला गया, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब तुम बोलोगे सर इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन आ गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। और एक रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है, मतलब ठीक है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है तो दैट, उसको भी हम ऑक्सीडेशन ही टर्म ट्रीट करेंगे। रिडक्शन में, रिडक्शन को हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। अब दोनों अगर एक रिएक्शन में हो रहा है जैसे कि मैंने दिखाया, तो उसको मतलब रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स मतलब रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने वाली, ये चीज तो आप समझ गए, ठीक। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं उसको। जैसे कि लेड ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, तो ये होगा आपका क्या, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीज़ बस ध्यान में रखिएगा। और जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसी को ही हम ऑक्सीडेंट भी बोल देते हैं, एक्सीडेंट नहीं, ऑक्सीडेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोल देते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं रिएक्शन में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिखा देंगे आपको। चलो सिखा देते हैं अभी, लेकिन अभी यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट की तौर से काम करेगा, और जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट के तौर पे काम करेगा। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये बार बार जाली तुम्हें क्यों देखनी पड़ रही है बीच में, बार बार तुम सोच तो रहे हो कुछ जाली क्या है ये सब, तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, ये हो गया कोरोजन। क्या हो गया, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है,
कोरोजन का मतलब होता है जब किसी मेटल की सरफेस में किसी पर्टिकुलर चीज़ मतलब मक्खन नहीं बेटा, चीज़ मतलब हिंदी वाला चीज़, किसी चीज़ की लेयर चढ़ जाए और वो खराब हो जाए तो उसको बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन का मतलब ये नहीं होता है कि लोहे में जंग लग जाए, होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि लोहे में जंग लगना ही को ही कोरोजन बोलते हैं, नहीं। लोहे में जंग लगना यानी लोहे में कोरोजन होना को बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग क्या होती है? लोहे में जंग लगना, यानी आयरन में, ये जो आयरन था बढ़िया आयरन था, इसमें आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई। किस कलर की? ये चढ़ गई रेडिश कलर की या फिर ब्राउन कलर की। जैसे जब कॉपर को लेते हैं तो कॉपर में क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है, कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है, तो ये भी कोरोजन ही होता है। आपने देखा होगा अगर आपके घर में इस तरह से तांबे के बर्तन होंगे, जैसे मेरे तांबे का जग है हमारे घर में, ठीक है, जैसे हम पानी पीते हैं सुबह सुबह, तो वो उसमें क्या है, तो वो मम्मी चमका के रखती है वैसे तो, क्योंकि नींबू ईंबू से रगड़ती हैं तो काफ़ी मम्मी एकदम चमका के रखती है, लेकिन धीरे धीरे क्या है वो ग्रीनिश ग्रीनिश जो है वो टर्न होने लगता है। ठीक, किस कलर की प्रेसिपिटेट बना वो बता दो, लिखा तो है भैया, वाइट पीपीटी, ठीक है, प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट, येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड। केमिस्ट्री को आज तक इसमें में नहीं पढ़ा, अच्छा अच्छा, चलो अब तो पढ़ लो, ठीक है। चलो तो कोरोजन हो गया। तो ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्यों कोरोजन के बारे में यहाँ पर एकदम से मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कोरोजन जो होता है ये आपका, कौन सा कलर यूज़ करें, यही यूज़ कर लेते हैं। कोरोजन जो होता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। कोरोजन आपका ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, आयरन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन। आपका जो रैंसिडिटी होती है, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, एकदम डिट्टो क्वेश्चन बनता है। रैंसिडिटी का मतलब होता है बासापन, रैंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। आपने सुना होगा कि जो हमारे चिप्स पैकेट होते हैं, जो चिप्स पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन भरी जाती है, जो गैस नहीं भरी होती है, जो आप पैकेट लेते हुए देखते होगे कि उसमें आधे से ज़्यादा तो गैस ही भरी होती है, तो वो गैस नाइट्रोजन होती है। उसको इस तरह से फ्लश किया मतलब उसमें डाला जाता है कि ऑक्सीजन निकल जाए और नाइट्रोजन भर जाए पूरी, क्योंकि अगर ऑक्सीजन रह गए ना तो वो ऑक्सीजन उस चिप्स पैकेट में जो मौजूद फैट है, ऑयल होता है ना, तो ऑयल एक फैट है, तो ऑयल में वो जो फैट मौजूद है, फिर ऑयल ही मान लो, वो ऑयल में ऑक्सीजन घुसेगा और उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और वो बासा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, वो बहुत अजीब सा स्मेल करने लगेगा, बहुत ही गंदा सा पंजन टाइप। तो इसलिए चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों नहीं भरी जाएगी? तो रैंसिडिटी हो जाएगी। रैंसिडिटी किस तरह की रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। तो कोरोजन और रैंसिडिटी ऑक्सीडेशन होती हैं। और रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। ये मत समझ लेना कि कोरोजन और रस्टिंग सेम होते हैं, कोरोजन किसी भी चीज़ में हो सकता है। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो जाने देना, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इससे। ठीक, जैसे मान लो मुझे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो मैं मान लूँगा x है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसमें, 2 हैं, 2x हो गया। अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पर 2 होगी, लेकिन ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 5 हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस लिख दे दो, ठीक है, प्लस। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ रहे हैं, तो मैंने माइनस लिया, इज इक्वल टू 0 में। 0 क्यों के बराबर क्यों किया मैंने? अगर यहाँ पर क्योंकि कोई चार्ज नहीं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में अगर यहाँ कोई चार्ज होता तो उस चार्ज को यहाँ पर मैं लिख देता, +2 होता +2 लिख देता, -2 होता -2 लिख देता, जो भी होता, लेकिन क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में तो 0 लिखूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2x - 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? नाइट्रोजन की। कैल्शियम की तो मान लेते हैं x है, x प्लस ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, इतने। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 2, कैल्शियम की 2 हो गई। मैंगनीज तो मैंने मान लिया x माइनस, ठीक है, मतलब प्लस लगा दो, ठीक है, लेकिन माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। किसका निकालना है? मान लेते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है तो +1 प्लस x प्लस 4, 4 हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन की +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर क्या ले लूँ बताओ? -1 ले लूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो x इज क्या हो जाएगा यहाँ पर? x +1 था,
-4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 3, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गई। सल्फर की निकाल लेते हैं, यहाँ पर सल्फर का मान लेते हैं x है, हाइड्रोजन का मान लेते हैं -1 है, तो भाई -2 प्लस 2x -14 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, ऊपर लिखा था, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 16 हो जाएगा, -2 -14, माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो सब पता होगा सभी को, माइनस माइनस प्लस तो -16, उधर क्या तो प्लस का 16, x इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो ये चीज़ है, ऑक्सीडेशन स्टेट 8 हो गई इसकी। और अगर आप +1 रखोगे हाइड्रोजन के लोगे तो आई थिंक +2 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है। ये गाइज हमारा बैच है, जिसको आप अवेल कर सकते हैं हमारे परमार एकेडमी एप्लीकेशन पे। इस पे अभी आई थिंक ऑफर आज चल रहा होगा, आज आई थिंक आखिरी दिन है, तो आप परमार कूपन कोड का, परमार ही बता नहीं, परमार 3.0, ठीक है, परमार 3.0 कूपन कोड का यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे पिछले बैच में थे 2.0 में, वो अगर एनरोल करना चाहते हैं तो वो परमार 2.0 यहाँ पर यूज़ करेंगे और उनको काफ़ी भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। जो नॉर्मल है तो परमार 3.0 का, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले यहाँ पर आप जाके ये जो आपको हेल्प चैट का सेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 आइकन्स हैं, यहाँ पर चैट का सेक्शन आएगा। चैट में आप जो है चैट कर सकते हैं हमारे किसी सहायता कर्मी से, ठीक है, जो आपको सहायता प्रदान करते हैं, तो उनके साथ मतलब अपनी जो भी डाउट क्वेरी है वो सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हमारा लेक्चर आज का यहीं होता है ख़त्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं अब। और जल्दी से बताओ इंग्लिश की क्लास कैसी लगी थी सभी लोगों को, ठीक है। ये सीक्रेट बात है, सिर्फ कुछ ही लोग को समझ में आएगी, ठीक है। जो समझ गए जल्दी से बताइए, ठीक है। इंग्लिश की क्लास आप लोगों को कैसी लगी थी? लॉ ऑफ गैसेस नहीं करवाए सर आप, वो करवाएंगे हम आगे, ठीक है, चिंता मत करिए। लॉ ऑफ गैसेस मुझे पता है बुक में इसी चैप्टर में लिखा हुआ होगा, ठीक है। क्यों मैंने करवाए थे? क्योंकि पिछली बार ये लास्ट में करवाया था मैंने चैप्टर, तो इसलिए लास्ट में बच गया था तो वहाँ पर करवा दिया था। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करेंगे उसको, ठीक है। और इस बार पहले क्यों करवाए? सो दैट जब मैं एक्जो एंडो एक्जो एंडो एक्जो एंडो करूँ तो तुम्हारा दिमाग ना खराब है, एक्जो एंडो होता क्या है ये, ठीक है। स्तुति झा सर एक बार रिडक्शन रिएक्शन समराइज करवा दीजिए। अभी क्वेश्चन आएंगे स्तुति जी तो वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। हाँ एकदम मस्त। इंग्लिश कब हुआ बेटा? ये सीक्रेट बात है ना। पहले ये बताओ कैसे? अच्छी थी, अच्छी थी, ओके, सबको अच्छी लगी ना? चलो भाई देखो, एक्जोथर्म, एक सेकेंड, एक्जोथर्मिक जो होती है, कहाँ गया ये मेडिटेशन वाला है। एक्जोथर्मिक जिस तरह से मैंने आपको बताया था, कहाँ गया एक्जोथर्मिक? जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो एक्जोथर्मिक नेचर होता है। जो हमारा ये डिकम्पोजिशन होता है एंडोथर्मिक मोस्टली होता है। अब देखो यहाँ पर हीट की नीड हो रही है, तो इस वजह से इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं? जो थर्मल डिकम्पोजिशन है ये कैसी होगी? थर्मल डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि इसमें हीट लग रही है इसलिए, ठीक। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। तो पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स आर यूजुअली फ्लश्ड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। तो आलू चिप्स के पैकेटों में निम्नलिखित में से किस गैस से सामान्यतः प्रक्षालित किया जाता है ताकि विकृत गंध ना पनपे, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन? कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन। सर आपके अच्छे मूड का कारण क्या है? अच्छे मूड का कारण बेटा ये है कि आज मैं गाँव जा रहा हूँ, ठीक है। जब गाँव में जाता हूँ तो मेरे बचपन से आदत है, काफ़ी अच्छा अच्छा फील होता है। अब हो सकता है कि अभी ऐसा कुछ अच्छा हो ना, मतलब वैसे तो गांव जाने में अच्छा लगता है, लेकिन जब छोटे थे ना तो भाई साहब अगर मम्मी ये बोलती थी ना, क्योंकि होता क्या था, जैसे पापा तो रहते नहीं थे, पापा तो ड्यूटी में रहते थे बाहर, तो मोस्टली ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक का मतलब है यहाँ पर हीट यहाँ पर तो रिलीज़ होगी क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, चूने वाली रिएक्शन है ये, ठीक है।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो हीट निकलेगी यहाँ पर, ठीक है। हाँ 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 हाँ, नो वॉइस अभी आ रही होगी, आ रही होगी अभी, अभी आ रही होगी, चेक करो। का मतलब है यहाँ पर हीट, ठीक है, अभी आ रही होगी। ये क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर अभी मैंने बताया था डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक नेचर होती है। अगेन ये क्या है, ये आपकी कंबशन रिएक्शन है, जला रहे हैं, और ये कंबशन किसका कर रहे हैं, कोल का, और ये आपकी कॉम्बिनेशन भी है, यहाँ पे भी हीट निकलेगी। अरे भाई आ रही होगी अभी, अभी तो आ रही होगी ना। हाँ, और ये क्या है, ये आपका कंबशन किसका है, कंबशन है आपका ये नेचुरल गैस का। तो कंबशन रिएक्शन किस तरह की होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। मेरे को बता दीजिए एक बार, कोटिंग क्या थी, कोटिंग क्या थी, मतलब समझा नहीं, कोटिंग क्या चीज़। अच्छा, कोरोजन में कोटिंग तो अगर पूछ रहे हो अगर आप, ठीक है, तो ये गैल्वनाइजेशन, एनोडाइजिंग, ये मैं आपको जब मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं फिर से कोरोजन करवाऊंगा, और वहाँ पर गैल्वनाइजेशन और एनोडाइजिंग के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। सर आप रामायण में धोती कुर्ता पहनोगे क्या, मैं तो पहना हूँ नहीं, बट धोती कुर्ता नहीं यार, ऐसे ही नॉर्मल धुले हुए कपड़े बस। धोती कुर्ता तो मुझे धोती होती तो पहननी भी नहीं आती है। 2.0 इनवैलिड दिखा रहा है, अभी एक बार चेक करना, नहीं होगा तो मैं उसको फिर से करवा दूंगा, है ना। यस, फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक एंड रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक, बिल्कुल। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस लेग लाइम, किसका रिएक्शन है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। वही चूने में पानी डाल दिया आपने। आइडेंटिफाई द स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग एक्टिंग एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, यानी ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्टेंट का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, बताइए जल्दी से। पता है पहले हम लोग गांव किस में जाया करते थे, ट्रक नहीं होता ट्रक, शुरू में जाते थे जब, बहुत ही मतलब बहुत पहले, तो ट्रक में जाते थे क्योंकि ट्रक ही चलते थे हमारे गांव से, मतलब यहाँ से लेके जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ से एक जगह है, फिर वहाँ जाते थे, फिर वहाँ से हमें एक ऑटो करनी पड़ती थी, बिक्रम बोलते हैं जिसको, और बिक्रम से फिर हमें गांव पहुँचाया जाता था, फिर गांव से फिर हम पैदल यात्रा करते थे अपने घर जाने के लिए। तो इतने स्टेप्स में जो है फाइनली हम गांव पहुँचते थे, लेकिन खुशी जो है वो अलग ही थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम लोग फिर बस में शिफ्ट हुए, ठीक है, बस में फिर हम लोग जाते थे, बस में भी वही उतारती थी, फिर ऑटो पकड़ते थे, फिर पैदल जाते थे। आइडेंटिफाई द स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग एक्टिंग एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, तो ये क्या है आपका, ये यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, मतलब कि ये है आपका रिडक्शन। अब ये है क्योंकि रिडक्शन, तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीडेंट। अब ये Cu1 क्या लिखा हुआ है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट x है, तो 2x हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2, 0 तो x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो वही लिखा हुआ है ये। तो ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं क्योंकि Cu ऑफ एंड S, ठीक है, Cu1, ठीक है, कॉपर 1। यहाँ पर अगर आप देखिए तो सल्फर को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, रिडक्टेंट। तो रिडक्टेंट कौन है, सल्फर, किसका सल्फर, Cu2S का सल्फर, SO2 का सल्फर नहीं, ऑप्शन नंबर ए। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक, हीट किस में लग रही है, कंबशन में हीट निकलती है, ठीक है। एसिड और बेस को जब आप रिएक्शन करवाते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीकरण अभिक्रिया, हीट निकलती है। जैसे कि तुम एसिडिटी होगी पेट में, इनो खाए, डकार मारते हो कि नहीं ऐसे करके, तो क्या हीट निकाली तो रहे हो, तुम्हें हीट निकाली तो रहे हो डकार मार के, तो वो आपकी एक्सोथर्मिक हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस ये एंडो, इसमें हीट की नीड लगती है, ठीक है। हीट भाई इसमें तो लगती है ना हीट, वो जो लाइट के फॉर्म में लेते हैं, तभी तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है भाई। अगर हीट नहीं होगी तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होगा ही कहाँ से, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, और तब वो ATP और NADP बनता है, जो कि बाद में NADPH बनता है, जो कि कहाँ पर यूज़ होता है, केल्विन साइकिल में यूज़ होता है, वो है ना लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। रेस्पिरेशन भी आपकी एक्सो ही होती है। अगला है 6th, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस लेग लाइम, यानी CaO फिर वाटर के साथ रिएक्ट करता है स्लेग्ड लाइम बनाने के लिए, ठीक है, स्लेग्ड लाइम बनाने ये बनाता है। हुज सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल। दिस स्लेग्ड लाइम रिएक्ट्स विद कंपोनेंट A, ये रिएक्ट करता है A के साथ जो कि एयर में है, और ये थिन लेयर बना देता है कंपोनेंट B, ठीक है, जो कि शाइनी फिनिश दे देता है। तो A और B बता दो, कितना आसान सा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। आप ब्राह्मण हो, ये किस तरह क्वेश्चन है, ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण नहीं है हम, ठीक है।
हम जो है राजपूत क्लैन से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जो जैसा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मानना था, ठीक है, कोई जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय या शूद्र नहीं होता है, अपने कर्म से होता है, ठीक है। तो कर्म जो है अच्छे करने चाहिए, तभी आपको भगवत प्राप्ति होगी। राधा राधा का नाम जाप करिए, तभी भगवत प्राप्ति होगी। गंदे आचरण करना, ठीक है, और गंदे दृश्य देखना, ये सब पाप हैं, मत किया करिए, ठीक है। गंदे आचरण करना, गंदी बातें बोलना, हाँ, गंदे दृश्य देखना, तौबा तौबा तौबा, ठीक है। तो ए क्या है, CO2 है। बी क्या है, CaCO3, ऑप्शन नंबर डी। गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, सेवेंथ। When we heat lead nitrate in a boiling tube, we observe the emission of brown fumes. Which of the following is the brown gas? Nitrogen oxide, dinitrogen dioxide, nitrogen trioxide, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? बताइए जल्दी से। हाँ, आप ब्राह्मण हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, यस। चलो भाई, तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट का जब डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो क्या किसके ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के देखने को मिलते हैं। और ऑक्सीजन जो गैस निकलती है वो कलरलेस होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन का? इसमें इस एग्जाम्पल कौन नहीं है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का? तो द टेस्ट ऑफ बटर चेंजेस इफ लेफ्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। तो टेस्ट चेंज होता है बटर का अगर बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया। मतलब क्या हो गया? मतलब सर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर रैंसिडिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो रैंसिडिफिकेशन तो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अ वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्सड विद सोडियम सल्फेट। ये क्या है? ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है, जहाँ पर क्या हो रहा था? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा था। तो ये नहीं होगा। रेडिश ब्राउन पाउडर, ठीक है, आयरन में चढ़ जाता है, क्या है? करोजन, या फिर टू बी मोर स्पेसिफिकली किस, रस्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। और वाइन जो है शराब खट्टी हो जाती है, अभी ऑक्सीडेशन। नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कौन सी नहीं है बताइए जल्दी से। चलो भाई, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रस्टिंग होगी ऑक्सीडेशन, रैंसिडिटी भी होगी, कंबशन भी होगी। कंबशन क्यों होगी भाई? कंबशन में मैंने बताया था, कंबशन मतलब बर्निंग, तो उसमें ऑक्सीजन, बर्निंग किसके प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है हमेशा, तो इसलिए ये भी आपका होगा। ओपनिंग ऑफ सोडा बॉटल खोल रहे हो तो वो नहीं होगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो शुरू में ही जो हमने फुलझड़ी जलाई थी मैग्नीशियम रिबन को, वाइट पाउडर बन रहा था इसका, डैजलिंग लाइट निकल रही थी। कंबशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्यों? बिल्कुल है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है ना। करो, ये CDS 2023 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट? कौन सा सही है? क्विक लाइम इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। गलत हुई बात ये, क्यों? स्लेक्ड लाइम इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। क्या समझे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड स्लेक्ड लाइम इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बिल्कुल इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? जो कार्बन जिनमें नहीं होता है तो इनऑर्गेनिक होते हैं। सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, ये सही है, ठीक है। तो दूसरा और चौथा सही है, और दूसरा और चौथा, तीसरा अपने आप गलत हो गया, क्योंकि दूसरा चौथा सही तो तीसरा तो है ही नहीं ना उनके साथ मिलके। CaO रिएक्ट स्लोली विद CO2 इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर। ना 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 ना, पहले तो ये चूने को तुम बुझे हुए चूने में वो करोगे ना कन्वर्ट, COH का होल टॉइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक्ड लाइम, देन वो CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको मार्बल लाइमस्टोन चौक के नाम से जानते हैं, उसमें कन्वर्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू दी हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर ओवर अ फ्लेम आर करेक्ट? तो लेड नाइट्रेट को एक फ्लेम में बर्न कर रहे हैं, जिसमें कि हमें ब्राउन फ्यूम्स NO के नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के देखने को मिलते हैं। कलरलेस O2 गैस इज रिलीज्ड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यस, अभी बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो रुक जाओ अभी। तो पहला वाला गलत हो गया आपका, पहला वाला गलत, पहला वाला गलत, दूसरा वाला होगा, चौथा वाला भी होगा। आप देखिए यहाँ पर चौथा वाला भी हो रहा है यहाँ पर। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसके कि हमें ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये क्या ऑक्सीडेशन होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? रिएक्शन लिख लें फिर से, एक सेकेंड। लेड नाइट्रेट
ठीक, क्या बन रहा था, लेड ऑक्साइड बन रहा था यहाँ पर। क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको ऑक्सीजन मिल रहा है सीधे सीधे, तो हो जाएगा ये, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, क्लियर है, क्लियर है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग, फिर से वही क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन को जल्दी से करिए। ड्यूरिंग वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल स्लेक्ड लाइम रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो स्लेक्ड लाइम है दैट इज सीवेज का होल टॉय से ये धीरे धीरे रिएक्ट करता है और इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन दी वॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स दिस करेक्टली। तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा। अब ये आपको थोड़ी सी सेम टाइप लग रही होंगी, लेकिन यहाँ पर आपका जो बनेगा दैट वुड बी व्हाट, ये गैस लेंगे, ठीक है, लिक्विड नहीं होगा CO2। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14th है आपका, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। अब यहाँ पर हम बैलेंसिंग थोड़ा सा सीख लेते हैं। क्या सर, मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ, मुझे केमिस्ट्री की क्लास कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ बताइए सर मैं क्या करूँ, क्या करूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो या तो छोड़ दो, या तो पढ़ो। तो देखो मैं अपने साइड से तो पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ कि आपको समझ में आए चीज़ें, ठीक है। आप एकदम ही अगर केमिस्ट्री में ज़ीरो हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे, ठीक है, बाकी कंपैरिजन में। दिक्कत तब होती कि ठीक है, अगर 5-6 लोगों को भी चीज़ें समझ में ना आ रही होती तो क्योंकि आपने बिल्कुल ही केमिस्ट्री आपके पल्ले मतलब नहीं पढ़ रही, क्योंकि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो फिर मेरे हिसाब से आपको एक्स्ट्रा तो एफर्ट मारिए, तो छोड़ दीजिए जो दो में से आपको सही लगे। अब यहाँ पर अगर बात करें तो केमिकल इक्वेशन इज़ दी बैलेंस, तो यहाँ पर बैलेंस पूछा है ना आपसे, तो बैलेंस देख लेते हैं यार। यहाँ पर एक आयरन है, सबसे पहले मेटल को चेक किया करो। यहाँ पर 3 है, ख़त्म। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। देन नॉन मेटल को चेक कर लो, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर 1 है, गया ये भी, ठीक है। 3 आयरन 3 आयरन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, यही बैलेंस हो जाएगी आपकी। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर टू प्रोड्यूस लेग लाइम इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये आपकी कैसी रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चूने को आपने डाल दिया पानी में, तो चूने को पानी में डालोगे तो गरम गरम हीट निकलेगी काफ़ी। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड बाय पासिंग CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो ऑप्शन नंबर सी वाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर देखिए सोडियम का हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, तो इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, सिर्फ ऑक्सीजन का जुड़ना नहीं बल्कि हाइड्रोजन का लॉस भी होता है। यहाँ हाइड्रोजन को हाइड्रोजन एक मिल रहा है एटम, यानी कि यहाँ पर हो रहा है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन होगी। आयरन को ऑक्सीजन मिल रहा है, रिडक्शन तो हो ही नहीं रहा ना कहीं पे, और सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, तो ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। कॉपर देखिए, कॉपर हट रहा है उससे ऑक्सीजन, जिंक को मिल रहा है, ठीक है, तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट है ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होगी, लेकिन ऊपर सी वाला नहीं होगा। वजह तो फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन किस में हो रहा है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है, तो सिंगल रिएक्टेंट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जब आप उसको हीट देते हो तब वो डिकम्पोज होता है। तो जिंक ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड एंड सिल्वर और जिंक ऑक्साइड में नहीं होता, देखो, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड में होता है तो, लेकिन जिंक ऑक्साइड में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। इसमें डिकम्पोजिशन हो जाएगा, सिल्वर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ सर ये वीडियो बाद कुछ टाइम बाद प्राइवेट करना, भाई जितने टाइम बाद रोज़ होता है उतने टाइम बाद होगा, ठीक है। पीयूष मैं एक बार और समझा दूंगा लास्ट में, ऑक्सीडेशन नंबर वाला है ना। एन आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टर्न्स ब्राउन। आयरन नेल जो है कॉपर सल्फेट में ब्राउन हो जाती है। आयरन नेल तो ब्राउन हो जाती है, लेकिन कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है जो ब्लू कलर का होता है वो लाइट ग्रीन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन जो नेल है उसने क्या किया,
वो एक्चुअल में क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, ठीक है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आयरन है ना, आप देख सकते हैं ऊपर है, किससे, कॉपर से। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन आएगा तो नीचे ही वो, ठीक है, क्योंकि नीचे जगह है नहीं इसलिए मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ। फिर भी क्या मिली, सिल्वर ऑडी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, और ध्यान रखना, या फिर भी क्या मिली, यहाँ पर हाइड्रोजन था। कभी कभी हाइड्रोजन कॉपर के ऊपर आ जाता है, कभी कभी कॉपर नीचे आ जाता है, हाइड्रोजन ऊपर आ जाता है, मतलब हाइड्रोजन कभी ऊपर कभी नीचे। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो मेटल होते हैं वो जब रिएक्ट करते हैं किसी एसिड से तो वो उस एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे वाले डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ चलो एसिड बेस एंड सॉल्ट या फिर मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे, खैर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो कॉपर क्या है, कॉपर आपका नीचे है तो इसलिए आयरन डिस्प्लेस कर देगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे है हमारा क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, अब इवेपोरेशन हो रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज नहीं होता है, होता है, हमने देखा था। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, गैस है, वाटर बना देते हैं जो कि लिक्विड है। पीयूष जी बता देंगे, स्पैम मत करिए, ठीक है, बता देंगे बता देंगे, ठीक है, कैसे निकालते हैं। तो क्या है यहाँ पर, तो ये तो होगा नहीं, तो फिजिकल चेंज है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, पानी में आपने नमक मिला दिया। अगेन आप क्या कर सकते हैं, नमक को अलग कर सकते हैं इवेपोरेशन टेक्निक का यूज़ करके या फिर क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करके। आपने ऑक्सीजन गैस को यूज़ करके रखा, स्टोर करके रखा है गैस सिलेंडर में, प्रेशर कम कर देंगे फिर से नॉर्मल वो हो जाएगा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, अब मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या फिर से मैग्नीशियम बना लोगे क्या, वो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, वो नहीं कर पाओगे आप। माइंड मैप्स दे दीजिए ना पीछे भाई, जिसका बना है उसका माइंड मैप आपको मिलता जाएगा, ठीक है। केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, जल्दी से बताइए। केमिकल प्रोसेस और यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है, जल्दी से बताएंगे। चलो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हमने देखा था, क्या था ये डिकम्पोजिशन था, है ना, डिकम्पोजिशन था कि नहीं था, तो 3 हो जाएगा। कोल को बर्न कर रहे थे तो कंबशन रिएक्शन है जिसमें कॉम्बिनेशन भी हो रहा था और एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे। आयरन नेल इमर्ज इन कॉपर सल्फेट, जो अभी हमने देखा, जिसमें कि आयरन ब्राउन कलर का हो गया और कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था वो लाइट ग्रीन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो फोर्थ होगा एडिशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट से बन रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि, मतलब ये है कि आपका ये डबल डिस्प्लेसमेंट एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। 3241 ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जल्दी से बताएंगे। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, रेस्टिंग ऑफ आयरन, बॉइलिंग ऑफ पेट्रोल। तो ये क्या है, रस्टिंग। रस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ करोजन एंड रैंसिडिटी आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आते हैं हम लोग लेफ्टिनेंट और असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद क्या, अब हम क्या बनेंगे, अब हम बनेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। विच थ्योरी वॉज पब्लिश्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1808। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं, 1808 में जॉन डाल्टन ने कौन सी थ्योरी पब्लिश करी थी, एटॉमिक थ्योरी पब्लिश करी थी इन्होंने, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ कंबशन एज केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द 18th सेंचुरी दैट एक्सक्लूडेड फ्लॉजिस्टॉन थ्योरी। फ्लॉजिस्टॉन ने एक थ्योरी दी थी, उसको इन्होंने मतलब एक्सक्लूड कर दिया था। और ये तब पॉसिबल हो पाया था जब ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी गई थी, किसके, जोसेफ प्रिस्टली द्वारा, जो भी मैंने आपको बताया था। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ कंबशन दिया था, इनका नाम क्या था, इनका नाम था एंटनी लेवोइजियर, ठीक है, एंटनी लेवोइजियर नाम था इनका। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, जिन्होंने कंबशन थ्योरी दिया था, ठीक है, एंटनी लेवोइजियर। आपकी बैच लेने पर मैं केमिस्ट्री का इम्प्रूव कर पाऊँगा क्या, प्लीज़ बताइए सर। इनाम मेहंदी का बैच लेके इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, आपको हार्डवर्क अपने साइड से करना होगा। ये जो लेक्चर चल रहा है, ये बैच का लेक्चर चल रहा है, आप जज कर लो। इसी वजह से यहाँ पर मैं फ्री लाइव स्ट्रीम करता हूँ, सो दैट कि आप पहले देख लो कि मैं पढ़ाता कैसे, समझ में आता है कि नहीं आता, तब आप बैच का डिसीजन लो, ठीक है। या फिर आपको एक दो चैप्टर देखने, एक सब्जेक्ट देखना है तो आप यहीं पर देख लो, उसके लिए आपको बैच लेने की ज़रूरत ना पड़े, पूरी फ़ी पे करने की ज़रूरत ना पड़े, करना पड़े फ्री में ही आपका काम हो जाए, इसलिए यहाँ पर करता हूँ। तो आप देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर इम्बैलेंस्ड को बताना है, 3 बैलेंस्ड है और 1 इम्बैलेंस्ड है, ठीक है, और आराम से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा डीप में मतलब करवाया नहीं आपको, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यार
बेसिक तो मैंने आपको समझा दिया है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, और बाकी लिखने को तो आएगा नहीं आपको, आपको सिर्फ देखना है, बस ऑब्जर्व करना है कि कैल्शियम यहाँ कितने हैं 3 है, यहाँ कितने हैं 3 है, पहले मेटल को देखना होता है। सोडियम 6 है, यहाँ कितने हैं 6 हैं। फिर नॉन मेटल को देखो, 3 दूनी 6 क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 6 हैं। तो ये तो बैलेंस लग रही है। 2 फॉस्फोरस हैं, 2 फॉस्फोरस हैं, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो ये बैलेंस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, फॉस्फोरस 4 हैं, फॉस्फोरस यहाँ कितने हैं 4 हैं, ठीक है, कि देख लो ना 4 हैं, ठीक है। क्लोरीन 6 हैं, क्लोरीन 12 हैं, ये आपकी इम्बैलेंस्ड हो जाएगी। क्लोरीन यहाँ 6 हैं देख लो, और यहाँ पे 6 दूनी 12 हैं, तो यही इम्बैलेंस्ड हो जाएगी। अब आगे चेक नहीं करूँगा क्योंकि इसने इम्बैलेंस्ड वाली पूछी थी इसलिए। जब अंडे को उबालते हैं तो उसका जो आउटर बाहरी भाग होता है वो सफ़ेद सफ़ेद क्यों हो जाता है? तो सफ़ेद इसलिए हो जाता है, और ज़रा बताओ कि जो सफ़ेद पार्ट होता है उसमें क्या होता है? तो सफ़ेद इसलिए हो जाता है बिकॉज उसका, ये मैंने करवाया भी था पहले, डीनेचुरेशन हो जाता है और उसमें प्रोटीन होता है। और एग योक भी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, जैसे कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैग्नीशियम, जिंक जैसे मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं। पहले पता नहीं एक मैं नाम तो नहीं लूँगा उन यूट्यूबर का, आजकल पॉडकास्ट काफ़ी करते हैं, एक टाइम पे फैशन व्लॉगर हुआ करते थे, ठीक है, और एक समय पे हेल्थ के भी टिप्स दिया करते थे तब, है ना, काफ़ी पहले की बात है। तो उनका ही मैंने एक वीडियो देख लिया था कि एग योक में काफ़ी कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कम खाना चाहिए, काफ़ी लोग बोलते हैं। लेकिन फिर मैंने एक डॉक्टर का वीडियो देखा, ठीक है, तो उन्होंने बताया नहीं इसमें 4 मिनरल्स होते हैं। तो मैंने कहा ले भैया, अभी तक तो मैं एग योक को फेंक देता था, मतलब जैसे अगर मैं 3 अंडे खा रहा हूँ तो एक, मतलब एक का फेंक ही देता था मैं। तो मम्मी पूछती थी बेटा फेंक क्यों रहे हो ये तुम? वैसे मतलब मम्मी तो नहीं खाती, हमारे यहाँ पे कोई फीमेल नहीं खाता है, मतलब मेल्स ही बस हैं नॉन वेज, और मेरा नॉन वेज अंडे तक सीमित है। पहले मैंने कभी खाया है कभी कभार, लेकिन अब तो नहीं, मतलब छोड़ दिया पूरी तरह से। तो फिर मम्मी मुझसे बोलता था मम्मी तुम नहीं समझोगी। व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन शुगर इज हीटेड एंड टर्न्स इनटू अ कैरमल सिरप? तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं जहाँ पर शुगर को हम हीट करते हैं और वो एकदम कैरमल सिरप में टर्न हो जाती है? इसको हम बोलते हैं कैरमलाइजेशन। मेलार्ड रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, तो मेलार्ड रिएक्शन जो होती है, सर आपका गाँव कहाँ है? सुभाष चंद्र बोस अमर रहें। अच्छा, तो मिलार्ड रिएक्शन होता है जब हम मीट को, जो होता है ना चिकन मीट, उसको हीट करते हैं, ठीक है, मीट को जब हम हीट करते हैं तो उसको मिलार्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ध्यान रखना, अगर मीट की कभी हीट की बात है तो मिलार्ड, एम से मीट, एम से मिलार्ड, कैरमल सिरप तो कैरमलाइजेशन। अब यहाँ पर बताइए, बिलो आर 2 केमिकल इक्वेशन, वाई डज कॉपर गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट्स कंपाउंड फॉर्म इन बोथ द केसेस? क्यों कॉपर जो है आपका अलग हो गया, ठीक है, कंपाउंड बनाने के लिए दोनों केसेस में? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था, लेड ज़्यादा रिएक्टिव था। जिंक एंड लेड आर अनस्टेबल, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव। येस, ज़्यादा रिएक्टिव थे, ज़्यादा स्मार्ट थे। तो यहाँ पर सल्फेट ने और यहाँ पर क्लोरीन ने बोला तुम निकल लो, आने दो किसी और को। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट व्हेन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट? जब जिंक और H2SO4 रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज गेट रिलीज्ड व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम? तो कौन सी गैस निकलेगी जब रिएक्ट करेगा? तो वो आसान सा है आपका, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा जैसे पीछे मैंने बताया था, और हाइड्रोजन गैस निकल आएगी आपका। अगला क्वेश्चन है, एंड द अगला क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन, और ये है कि जब तक जिंक सल्फ्यूरिक, व्हाट इज द गैस इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड? अगेन हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एन ऑर्गेनिक रिएक्शन यूज टू कन्वर्ट एन एराइल डाइअजोनियम सॉल्ट इनटू एन एराइल हेलाइड। हेलाइड का मतलब है हेलोजन अटैच हो गया उसमें, डाइअजोनियम सॉल्ट का मतलब उसमें नाइट्रोजन सॉल्ट की जगह, नाइट्रोजन की जगह आपको देखने को मिल रहा है हेलोजन को, जैसे क्लोरीन वगैरह हो गया। तो यूजिंग अ कॉपर 1 हेलाइड कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं। थोड़े से ये पता है, ये आपका 9th 10th केमिस्ट्री का नहीं है, ये 11th 12th केमिस्ट्री का पार्ट है। इसी बार के सीजर के पेपर में पूछा गया था। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है जो 11th 12th से होते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन के लिए हम, ठीक है, और वो भी 1-2 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो ऐसा नहीं कि हर शिफ्ट में आ रहे हैं, वो हर शिफ्ट में आएंगे तो ऑब्वियस बात हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन कभी कभी रैंडम इस तरह से आ गया तो उसके लिए हम पूरा 11th 12th का केमिस्ट्री नहीं छाट, मतलब ठीक है, रटने वाले हैं। द टाइप ऑफ रिएक्शन, अब ये ध्यान से समझना, इसको वहीं पे नोट करना है, मैंने वहाँ पर नहीं लिखवाया, यहाँ पर मैं आपको इसका लिखवा देता हूँ पूरा, ठीक है, कि ये कौन से ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। देखो, type of reaction that is typically found when a material that is required for the reaction to proceed such as surface or catalyst is saturated by the reactant is called as। देखो पहली बात तो एक कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट वो होता है जो एक रिएक्शन को करवाने में हेल्प करता है। जैसे अगर मैं बात बोलूँ आपको, तो जैसे मान लो लड़का वाला
लड़की वाली मतलब लड़की वाले, ठीक है। तो एक कोई बिचौलिया होता है कि नहीं, बिचौलिया होता है जो दोनों को जानता है और दोनों की रिएक्शन करवा देता है। या फिर मान लो कि तुम हो, तुम्हारा ठीक है, ये तुम्हारा दोस्त है और ये वो वही, ठीक है। तो तुम्हारे दोस्त ने क्या किया, इस रिएक्शन को करवा दिया जल्दी से। हो सकता है अगर ये दोस्त ना होता तो हो सकता है रिएक्शन ना होती, ऐसा हो सकता है। अगर ये ना होता तो रिएक्शन तो हो जाती लेकिन जल्दी से ना होती। तो ये कैटलिस्ट होता है जो काइंड ऑफ उस रिएक्शन को स्पीड अप करता है, ठीक। कभी कभी ऐसे होते हैं कैटलिस्ट जिनको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, जो इस रिएक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं। तो ऐसी रिएक्शन देखो, यहां पर मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जहां पर कैटलिस्ट की बात हो रही है कि कैटलिस्ट को सैचुरेट करेंगे, बस कैटलिस्ट है, तुम देख लो सीधा जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जहां पर नीचे लिख देता हूं बिकॉज ऊपर सेकंड ऑर्डर भी लिखना है। यहां पर मैं लिख देता हूं इस तरह से, जहां पर rate of reaction is directly proportional to the concentration of only one reactant। और reactant तुम्हें पता है क्या होता है reactant, ठीक है। तो जो लोग छोड़ के भाग गए उनका ये लॉस हो गया अभी, ठीक। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, तो जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है क्या होती है, जहां पर रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके में, ठीक है। ये आपका ये प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ही होगा, वो थर्ड ऑर्डर में होता है, ठीक है। ये स्क्वायर ऑफ वन रिएक्टेंट, या तो ये होगा स्क्वायर ऑफ वन रिएक्टेंट, या फिर और, ठीक है, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू रिएक्टेंट्स। ऐसे समझो इसको, जैसे मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को आर से समझा है, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं एक रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सी मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर कुछ बना है सी प्लस मतलब डी प्लस ई, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन या तो ये है, या तो अगर इस तरह से लिखा है मैंने तो इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। या तो एक रिएक्टेंट का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, या फिर एक दो के प्रोडक्ट के। और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इट रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड्स ऑन दी कंसेंट्रेशन ऑफ थ्री रिएक्टेंट्स, तीन रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है उसको थर्ड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर में दो रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, थर्ड ऑर्डर में तीन रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड ऑर्डर में एक चीज़ क्या है कि स्क्वायर में एक रिएक्टेंट के स्क्वायर में भी डिपेंड कर सकता है। और जीरो में क्या है, जीरो में सिर्फ कैटलिस्ट ध्यान रखना है हमें, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ये होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तीन तरह के डिकम्पोजिशन पढ़े थे, एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन, फिर हमने पढ़ा था फोटोलिसिस यानी कि लाइट के जैसे, देन इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ये अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन इसका आंसर बेकिंग सोडा होगा। आप आगे देखेंगे इसको जब हम एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर, क्विक लाइम मतलब CaO है, रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, यानी चूना और पानी की रिएक्शन, ठीक। अ केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब सीजीएल में देख रहे हो, वो भी क्वेश्चन आई थिंक सीजीएल का ही है, हाँ सीजीएल 2024 25 सितंबर, ये 18 सितंबर, सॉरी ये भी आपकी 23 सितंबर इसी बार का। अ केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है एक पावर में, स्क्वायर में नहीं है, स्क्वायर में होता तो सेकंड ऑर्डर में जाता, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है और कोई स्क्वायर नहीं है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी है, ठीक है। अगर स्क्वायर लगा देता तो सेकंड ऑर्डर, या फिर दो रिएक्टेंट होते तो सेकंड ऑर्डर, अगर तीन रिएक्टेंट होते तो थर्ड ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सी रेडॉक्स नहीं है, डिकम्पोजिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड। बताओ क्या आंसर होगा। अब काफ़ी लोग जो है ये डाई, तो हाथ काफ़ी ठंडे होते हैं, ये जो डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड इसको देख के डर रहे होंगे, बेटा ये कुछ और नहीं पानी है आपका। जी हाँ, अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, ये डाई हाइड्रोजन, मोनो का मतलब सिंगल होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका।
तो ये तो यार हमें पता ही है, डिकम्पोजिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ये होता है आपका ऑक्सीजन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस ऑक्सीजन को एक ऑक्सीजन मिल रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये तो होगा आपका सोडियम हाइड्राइड, ये भी आपका होता है। आप देख लो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, एक क्वेश्चन यहाँ पर करवाया था, डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड, यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई थी, ये देख रहे हैं आप, ये सेकंड वाली है, सेकंड वाली जो आप देख पा रही हैं ये सोडियम हाइड्राइड ही है, और ये हमने देखा था रिडक्शन है, 2NaH Na और H2, हाइड्रोजन लॉस हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, Na का ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का रिडक्शन, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला भी आपका होगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला भी आपका होगा क्या, रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट का करवाते हैं डिकम्पोजिशन, CaCO3 का क्या होगा, CaO और CO2, ऑक्सीजन का लॉस हुआ, ऑक्सीजन का गेन हुआ तो ये भी रिडॉक्स हुआ। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम जो क्लोरेट है ये नहीं होगा आपका, ठीक, ये नहीं होगा। इसका अगर मैं रिएक्शन लिखूंगा तो कुछ इस तरह से आएगा, पोटेशियम क्लोरेट ये होता है आपका, पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, बैलेंस करने जाऊंगा इसको तो दो 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 तीन, अच्छे 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कहाँ पर किसका रिडक्शन हो रहा है, किसी का रिडक्शन हो ही नहीं रहा, KCl का जैसा ही है, ठीक है, मतलब K अलग है Cl अलग है, बस ऑक्सीजन एक हट गया इससे, तो यहाँ पर ठीक है रिडक्शन तो बोल सकते हैं लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं हुआ यहाँ पर। हाउ मैनी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी देयर इन द प्रोडक्ट इफ़ द फॉलोइंग इक्वेशन इज मेड बैलेंस्ड, अगर इसको हम बैलेंस करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बैलेंस कर लेते हैं इसको, ठीक कर लेते हैं। तो 2 कार्बन है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, यहाँ पर 1 है, 3 हो गए, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 1 5 है, 5 हो गए ना। तो ये तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, 5 1 6, यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पर मैं 3 लगा दूंगा, तो 3 दूनी 6। वैसे तो सर मतलब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको ये काम करना था नहीं, क्योंकि आप ये काम कर सकते हैं तुरंत, इसमें ये लिखा हुआ है कि हाउ मनी कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर मॉलिक्यूल विल बी देयर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में कितना कितना जोड़ने की बैलेंस हो जाए, तो पहले लिखा है 2 और 3, जोड़ लो 2 और 3, क्या बैलेंस हो रहा है कि नहीं, यही तो खासियत है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा बैलेंसिंग इक्वेशन में काम करना नहीं पड़ेगा, पहले से ही सब कुछ होकर रखा है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन है और 4 3 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पर तो भैया 3 ही ऑक्सीजन है, तो ये बात बैठेगी नहीं आपकी, यहाँ से हटा दो इसको तुरंत, 3 और 2 कर लो, 3 और 2 कर लिया, 3 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर तो लेफ्ट साइड में है, ऐसा तो नहीं ये हमसे बैलेंस उस सेंस में करवाना चाह रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी बैलेंस होगा, एक सेकंड रुको देख लेते हैं, 3 3 2 2 2, बैलेंस तो इसको करना पड़ेगा, बैलेंस पूरा करना पड़ेगा, 2 और 3 से अगर नहीं हो रहा है, 2 और 3 2 दूनी 4 4 3 7, करना पड़ेगा यार इसको, ठीक है करना पड़ेगा, चलो हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर जहाँ पे पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 2 और 3 लिख दिया, तो यहाँ पर आप देखिए 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन है यहाँ पर, 2 दूनी 4 और 4 3 7, 3 दूनी 6 एक साथ बैलेंस हो गई है, ठीक है, इसी से बैलेंस हो गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 1 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, आप पूरा देख सकते हैं आराम से इसको। 42 व्हेन यू टेक लेड नाइट्रेट पाउडर इन बॉइलिंग ट्यूब एंड हीट इट यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, किसके मिलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है ना, N2 होता है, इसको हम लाफिंग बुद्धा नहीं लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। 43 फाइंड आउट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, तो मैंने बताया था ना वो राधा ग्रे, याद है कुछ, तो वो सब हो रहा था डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोजिशन हो रहा था, तो क्लोरीन उड़ गया था गैस बन के और सिल्वर बचा था जो ग्रे कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वाइट कलर का होता है। व्हेन हेलो एल्केन एंड एराइल विनाइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। मैग्नीशियम मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं, हैलाइड का मतलब है जहाँ हेलोजन लगा हुआ है, तो हेलोजन ये हट जाता है, हेलोजन हट जाता है, मैग्नीशियम जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही है आपकी, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम को। नेम दी, बस 5 क्वेश्चन और करेंगे 50 तक, फिर अगर होंगे तो आपके लिए होमवर्क होंगे वो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है ये आपका, एंड दैट इज नेम दी वाइट पीपीटी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, तो वाइट पीपीटी किसका बनता है सर, तो वाइट पीपीटी बनता है हमारा
बेरियम सल्फेट का। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सैचुरेटेड एक्वा सोल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका नाम है? स्लेक्ड लाइम या फिर लाइम वाटर। इसी को तो हम देख रहे थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से रिएक्ट कर रहा था तो बोल रहे थे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो लाइम वाटर ये रहा, ये वो गैस है जो मिल्की में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है। अगला 47। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन फैट और ऑयल कंबाइन विद स्ट्रॉन्ग एल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू मेक सोप। इसको सपोनिफिकेशन बोलते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। ठीक है। विच प्रोसेस ऑफ फेज ट्रांजिशन इज द रिवर्स ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन का उल्टा क्या होता है? डिपोजिशन क्या होता है? डिपोजिशन होता है गैस जहाँ सॉलिड में कन्वर्ट होती है। तो सॉलिड का गैस में कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सॉलिडिफिकेशन क्या होता है? लिक्विड जो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। वेपराइजेशन क्या होता है? लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट होता है। और गैस जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है इसको क्या बोलते हैं बताइए? सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ऑड टर्म विद रिस्पेक्ट टू एलोट्रोप। पढ़ा नहीं अभी। ठीक है। पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन प्राइमरली। तो क्यों नाइट्रोजन से भरे जाते हैं आपको पता है। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे गैस टू लिक्विड को कंडेंसेशन यानी संघनन। तो लेक्चर होता है ख़त्म। जो आगे के क्वेश्चंस हैं आई थिंक 14 क्वेश्चन हैं, ये आपको खुद से करने हैं। ठीक है। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे आपको PDF मिल जाएगी। और प्राइवेट ट्रायल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, बैच की क्लासेस रिकॉर्डिंग लेने के लिए, नोट्स, सारी चीज़ें आपको परमार एकेडमी एप्लीकेशन और वेबसाइट पे मिल जाएंगी। कोर्स ठीक है कि फ़ीस अभी थोड़ा सा डिस्काउंटेड चल रहा है। आप परमार 3.0 कोड का यूज़ करेंगे। टुडे इज़ द लास्ट डे। ठीक है। आप इसको ओपन कोड का यूज़ कर सकते हैं। एंड थैंक यू सभी को। मिलते हैं अब हम थर्सडे को। ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को मिलेंगे। ठीक है। फ्राइडे को ये जो 3 दिन का समय है इसमें आप चीज़ों को रिवाइज़ करिए। जिनके कुछ बैकलॉग्स हो गए हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए इन 3 दिन में। ठीक है। हाँ गुड्डू, कर लेना भैया ब्रह्मचर्य को फॉलो। थैंक यू सर। अब जाओ। ठीक है, जा रहे हैं अब हम।